भारत का सबसे बड़ा नेता कौन है? या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी से विलग सबसे बड़ा नेता कौन है? जाहिर है कि आप कहेंगे राहुल गांधी। वो भारत की लोकसभा का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की लोकसभा का विपक्ष का नेता भी है और भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल का मालिक है। तो आप मुझे राहुल गांधी की 5 विशेषताएं बता सकते हैं जिनके कारण उसे लोकसभा का विपक्ष का नेता होना चाहिए और विपक्षी पार्टियों का सबसे बड़ा नेता होना चाहिए? संदिग्ध विदेश यात्राएं, विदेशों में जाकर भारत के प्रति दुष्प्रचार करना, देश के प्रधानमंत्री तक के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना कि लोग उसे डंडे लाठी से पीटेंगे, चौकीदार चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़, नरेंद्र सरेंडर। संदिग्ध नागरिकता, लोग कहते हैं कि उसका दूसरा पासपोर्ट राहुल विंची के नाम से इंग्लैंड में बना हुआ है। संदिग्ध आय के स्रोत, एक साल में 15 विदेशी विलासी शानदार यात्राएं करते हैं, 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, तो ये सारा पैसा कहाँ से आता है? मूर्खतापूर्ण, किसी को भी ना समझ में आने वाले शब्दों का इस्तेमाल, भाषण, किसी को समझ में नहीं आता कि कह क्या रहे हैं, बोलना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। और घनघोर हिंदू विरोधी, ये हैं राहुल गांधी की वो विशेषताएं जिसके उपरांत भी वो भारत में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि इतने बड़े देश में, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में, राहुल गांधी ही विपक्ष का सबसे बड़ा नेता क्यों है? इसका कारण, इसका रहस्य 2 लाइनों में छुपा हुआ है। पहला, एक ज़माने में पूरी दुनिया में राजतंत्र होता था। जो शक्तिशाली हुआ उसने इलाके पर कब्जा कर लिया, और ज़्यादा ताकत हुई तो दूसरे क्षेत्रों में भी कब्जा कर लिया और बड़ा राजा बन गया। तो सेना उसकी, कानून उसका, ताकत उसकी, चारण भाट उसके, इतिहास उसका, सब कुछ उसका। और बहुत संकोच के साथ कह रहा हूँ कि आपकी आस्थाओं को ठेस न लगे, तो हमारे भारत में तो भगवान भी सारे राजा ही थे ना, चाहे राजा रामचंद्र हों, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, सब राज परिवार से आते थे, तो उनके प्रति एक सहज ही आस्था होनी जरूरी है। दूसरा रहस्य बाबरनामा में लिखा हुआ है। बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि सरजमीन हिंद की ये विशेषता है कि एक बार तख्ते ताउस तक पहुंच जाओ तो फिर पूरा मुल्क तुम्हारे सामने झुक जाता है। ये बाबरनामा में बाबर ने लिखा है, तो उसका अनुभव है। तो अब सवाल था कि सैकड़ों सालों से राजा विहीन इस देश का राजा कैसे बना जाए और कौन बने। तो पूरे नेहरू खानदान में थोड़े बहुत पढ़े लिखे मोतीलाल नेहरू ने ये षड्यंत्र बनाया और ये महसूस किया और उन्हें ये आभास हो गया था कि ये लंगोटी बांधे हुए महात्मा गांधी, जो अफ्रीका से आकर भारत में वस्त्र तक त्याग दी हैं और झोंपड़ी में रहता है और बकरी का दूध पीता है, एक दिन पूरा भारत इसके पीछे होगा। तो नेहरू ने और मोतीलाल नेहरू ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा कि महात्मा गांधी के इतने करीब हो जाओ और उसको अपने अंदर और खुद को उसके अंदर इतना ढाल लो कि महात्मा गांधी के पास कोई विकल्प ही ना बचे। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा, बाप के पैसे के बल पर मोतीलाल नेहरू लंदन में पढ़े थे, फ्रीक्वेंट इंग्लिश बोलना जानते थे, अंग्रेज़ों की जीवन शैली जानते थे, उनकी आवभगत करना जानते थे, उनके साथ बैठकर बीफ खाना, विदेशी शराब पीना और इलाहाबाद के आनंद भवन में उनकी आवभगत करना जानते थे। अंग्रेज़ों के बहुत करीब थे। कांग्रेस और अंग्रेज़ों के कम्युनिकेशन का साधन बने हुए थे। एक अंग्रेज़ ने अपने स्मरण में लिखा है कि मुझे आनंद भवन में जाकर ऐसा लगता है जैसे मैं लंदन के किसी मकान में आ गया हूँ। वो आप देखते हो ना, दस्ताने पहनकर खाना पेश करना और सब एटीट्यूड उस तरह का। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, कुछ भी कहें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पर्सनालिटी तो शानदार थी ही।
औरतें उनके चारों तरफ ऐसे मंडराती थीं जैसे गुड़ पर मक्खी मंडराती हैं। कांग्रेस की दो बहुत प्रभावशाली और बहुत संपन्न, संभ्रांत, ऊंचे कुल से आने वाली महिलाएं कांग्रेस में नेहरू के लिए लॉबिंग करती थीं। उनके नेहरू से भीतर और बाहर बहुत मधुर संबंध थे। नेहरू जी ने तो अपने बेडरूम में उनके फोटो भी लगा रखे थे। मृदुला साराभाई और पद्मजा नायडू, ये दो ऐसी नेताएं थीं, नेत्रियां थीं, जिनके महात्मा गांधी से भी बहुत मधुर संबंध थे। और महात्मा गांधी औरतों के बारे में थोड़ा सा सॉफ्ट तो थे, छोड़ो ब्रह्मचर्य के प्रयोग के बारे में, मगर थे। तो वो दोनों महिलाएं नेहरू के लिए पूरी कांग्रेस में और महात्मा गांधी के सामने लॉबिंग करती थी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू में, महात्मा गांधी में, मृदुला साराभाई में और पद्मजा नायडू में एक समानता और भी थी, जिसके कारण उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। और वो समानता थी कि ये सारे के सारे लोग भीतर से हिंदू विरोधी थे, कम्युनिस्ट माइंडेड थे। साराभाई परिवार को तो आप आज तक जानते हो। बाद में मल्लिका साराभाई ने भी बहुत नरेंद्र मोदी का विरोध किया। अब तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं, तो अब पता नहीं क्यों, मगर वो हिंदू विरोधी थे। इसी तरह पद्मजा नायडू भी हिंदू विरोधी थी। और ये सारे लोग मिलकर ये मानते थे कि सरदार पटेल हिंदुओं का पक्ष लेते हैं और इस देश की आज़ादी के साथ कहीं मुसलमानों के साथ कोई अन्याय न हो जाए, इसलिए ये सारों की लॉबी सब मिलकर सरदार पटेल को पीछे धकेलने में और नेहरू को स्थापित करने में कामयाब रहे। तो नेहरू इस तरह देश के पहले राजा, 100 साल के अंग्रेज़ों के राज के बाद और मुग़लों के बाद पहले राजा, देश के राजा बनने में और देश की जनता के सामने अपने आप को एक सम्राट के रूप में पेश करने में सफल रहे। अब देश की जनता के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राजा के सामने समर्पित रहती है, तो नेहरू के सामने पूरा देश नतमस्तक हो गया था। नेहरू के देहांत के बाद कांग्रेस का एक बहुत बड़ा समूह चाहता था कि वंश परंपरा के अनुसार उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री बने, किंतु इंदिरा गांधी उस वक्त छोटी थी और बहुत सारे लोगों का ये मत था कि वो अनुभवहीन है और इतने बड़े देश को संभाल नहीं पाएगी। तो दो लोगों पर विचार किया गया, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। मोरारजी देसाई से मैं भी 2 बार मिल चुका हूँ। कुछ आंकड़ों किस्म के आदमी थे, जैसे बहुत सिद्धांतवादी आदमी होते हैं ना, बहुत सिद्धांतवादी आदमी थे। अपने उसूलों से जरा सा भी समझौता करने को तैयार नहीं होते थे। एक किस्सा उनका मैं बाद में बताऊंगा। जनता पार्टी के ज़माने में जब सरकार गिर रही थी, तो कहते हैं कि चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी उनके पास पहुँचे कि आपकी सरकार अल्पमत में आ गई है, किंतु थोड़ा सा समझौता अगर आप कर लें तो सरकार बच सकती है। मुसलमानों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा और कम्युनिस्टों के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। दूसरी तो मोरारजी देसाई ने कहा आई एम रिज़ाइनिंग और उठकर चले गए उनके सामने से। तो इस तरह के नेता थे, तो उनको कांग्रेस के लोग कैसे बर्दाश्त कर पाते। लाल बहादुर शास्त्री और सॉफ्ट से व्यक्ति थे, सबसे तालमेल बना के चलते थे, तो उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। और उस ज़माने में एक ट्रेनिंग की तरह समझिए या कैसे भी समझिए, इंदिरा गांधी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। अब लाल बहादुर शास्त्री बन गए भारत के प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी उस मंत्रिमंडल में मंत्री। तो इंदिरा गांधी सबसे कहती घूमती थी कि इस आदमी की हैसियत हमारे घर के नौकर के बराबर भी नहीं है। आज हमारे घर का नौकर इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है। इतना ही नहीं, विजय लक्ष्मी पंडित ने साफ साफ शब्दों में कहा कि 3 मूर्ति भवन जिसमें मेरा भाई जवाहरलाल नेहरू रहता था, लाल बहादुर शास्त्री की औकात नहीं है उसमें रहने की। झोंपड़ी से निकला हुआ आदमी 3 मूर्ति भवन में रहेगा, इसलिए उन्हें एक छोटा सा मकान दिया गया था। फिर क्या हुआ? देश का बच्चा बच्चा जानता है कि सत्ता की भूखी और जल्दबाजी में किसी भी तरह देश की प्रधानमंत्री बनने की लालसा और अपना अधिकार समझने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी ने रूस में लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करवा दी। रूस से मिलकर हत्या करवा दी। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया।
कौन नहीं जानता कि उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया? कौन नहीं जानता कि जब उनकी देह भारत में आई और लोग शंका करने लगे कि इनका शरीर तो नीला पड़ गया है, स्वाभाविक मौत होती, हार्ट अटैक होता तो शरीर नीला नहीं पड़ता, तो कांग्रेस के एक नेता ने, इंदिरा गांधी की करीबी व्यक्ति ने एक कटोरी में लाकर चंदन का लेप उनके शरीर पर मल दिया था। और कौन नहीं जानता कि उनके रसोइया को पाकिस्तान में इंदिरा गांधी आखिरी समय तक सहायता करती थी। और कौन नहीं जानता था कि रूस से इंदिरा गांधी को पैसा मिलता था। प्रमाण है इस बात के कि रूस से इंदिरा गांधी को पैसा मिलता था। तो इंदिरा गांधी की मूर्खतापूर्ण घटिया राजनीति के कारण असमय मृत्यु हो गई। उनकी राजनीति की कोई उपलब्धि आज तक मुझे तो समझ में आई नहीं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ दिया तो क्या उखड़ लिया, पाकिस्तान को तोड़कर खामखाए दुश्मन से और ताबूत में, दुश्मनी की ताबूत में कई कील ठोक दी और एक नया दुश्मन बांग्लादेश सिर पर खड़ा कर लिया। तो इंदिरा गांधी की मूर्खतापूर्ण राजनीति, अकाली दल उस वक्त पंजाब में प्रभावशाली था तो उसके खिलाफ भिंडर वाले को हवा देनी शुरू कर दी। और हमारे ज़माने में ही हम देखते थे कि भिंडर वाले की सेना बसों की छत पर स्टेन गन हाथ में लहराती हुई सड़कों पर निकलती थी। उसको इंदिरा गांधी ने खुद खूब हवा दी और उसी के कारण इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो पूरे देश का और पूरे कांग्रेस का राजतंत्र से प्रभावित गुलाम पक्ष ये चाहता था कि अब तो राजीव गांधी का अधिकार है और कोई नहीं बन सकता। पप्पू के पापा, पप्पू से भी बड़े पप्पू, जिनसे 12वीं पास भी तीसरे दर्जे से पास नहीं हुई थी और पैसे के दम पर और प्रधानमंत्री का बेटा होने के कारण फ्लाइंग क्लब की मेंबरशिप लेकर हवाई जहाज उड़ाना सीख गए थे, भारत के प्रधानमंत्री बन गए। राजनीतिक बुद्धि उनकी भी इतनी थी। जब लिट्टे बहुत प्रभावशाली हुई और श्रीलंका में रहने वाले मद्रास के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और लिट्टे उसको विरोध में एक सेना बना रखी थी और लोग ये मानते थे, पूरी दुनिया ये मानती थी कि लिट्टे को भारत संरक्षण देता है। और लोग कहते हैं कि जब उसके ऊपर दबाव पड़ता था तो भारत में आकर छुप जाता था। तो राजीव गांधी एक बार श्रीलंका गए और श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने पता नहीं क्या समझाया और राजीव गांधी ने भारत आते ही लिट्टे को मारने के लिए अपनी सेना भेज दी। अब मैं ये नहीं कहता कि लिट्टे ठीक था, मगर उन्हें लगा कि हमारे साथ तो विश्वासघात हो गया। हम तो भारत को अपना संरक्षक मानते थे। हालात इतने ख़राब थे कि अगर लिट्टे के 2-4 लोग मर जाएं तो श्रीलंका अमेरिका से गुहार लगाता था कि भारत हमारे ऊपर हमला कर देगा, हमारी रक्षा करो। इतना विश्वास था। तो इस विश्वासघात में जैसे इंदिरा गांधी अपनी मूर्खता से मारी गई, राजीव गांधी मारे गए। इंतहा ये हो गई कि राजीव गांधी के मरने के बाद 10 सालों तक उस सोनिया गांधी ने इस देश पर एक छत्र राज किया। जो 10वीं पास मुश्किल से कर पाई थी और लंदन के एक रेस्टोरेंट में वेंडर का काम करती थी, जिसे हिंदुस्तान ब्लडी इंडियंस दिखाई और गंवार दिखाई देता था, जो पाकिस्तान के युद्ध के समय अपने पति को लेकर विदेश भाग गई थी, जिसने हिंदुस्तान की नागरिकता लंबे 16 सालों तक स्वीकार नहीं की थी। और जब स्वीकार की तो मारुति कंपनी की एक बड़ी एजेंसी उसको मिल रही थी, इस लालच में कि पैसा आएगा, इस लालच में उसने भारत की नागरिकता स्वीकार की थी। और जिसने क्वात्रोची को सरेआम पैसे लेकर भगा दिया था और उसके 2 बहनोई और बहन राजीव गांधी के शासन में भारत को लूटने आ गए थे, वो सोनिया गांधी 10 सालों तक इस देश की एक छत्र शासिका रही। एक पगड़ी वाला प्रधानमंत्री था जो उसके उंगलियों पर नाचता था। और आज 17% लोग एक अनुमान के अनुसार उस राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जो न जाने किन विदेशियों के हाथों में खेल रहा है, किसका खिलौना है, कौन उसे फाइनेंस करता है, कौन उसे बार बार गुप्त वार्ताएं करने के लिए विदेश में बुलाता है, किसके षड्यंत्र के अंतर्गत रात को
11 बजे चीन के दूतावास में मिलकर आता है और कौन सा एग्रीमेंट माँ बेटे ने चीन के साथ किया था, और बोलता है तो समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहा है। उस राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इस देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। नासा के 40% वैज्ञानिक भारतीय हैं। दुनिया के मेडिकल साइंस के विज्ञान पर, गूगल पर, फेसबुक पर भारतीयों का कब्जा है। तुम्हें ये मंदबुद्धि परिवार ही मिला है क्या? मगर निराशा और उम्मीदहीन होने का कोई कारण नहीं है। देश में लोकतंत्र स्थापित हुए 80 साल हो गए हैं और दिन प्रतिदिन लोकतंत्र परवान चढ़ रहा है। आशा है एक दिन इस देश के लोग राजसी गुलाम प्रवृत्ति से बाहर निकलेंगे और इस देश की प्रतिभाओं को पहचान कर इस देश का नेतृत्व इस देश के नौजवानों के हाथ में सौंपेंगे। नमस्कार।